लास्ट टाइम हमने we talked about all the terminologies that are being used in kind of API, HTTP method, HTTP request, get, put, post, patch, delete वगैरह सब कुछ वो थ्योरी आपके पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। आज हम फेच के साथ, यानी कल जहां पे हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि ब्राउजर गिव्स यू अ बिल्ट इन मैकेनिज्म टू रिक्वेस्ट अ डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, ये वो जो बिल्ट इन मैकेनिज्म था उसको हम कहते हैं बेसिकली फेच। तो फेच इज अ बिल्ट इन मैकेनिज्म, यूं कह लें कि फेच इज अ बिल्ट इन फंक्शन। मैकेनिज्म का मतलब ये है ब्राउजर ने कोई फंक्शन एक्सपोज किया होगा ना, जिसको हम यूज करके एपीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो ब्राउजर ने जो मैकेनिज्म हमें दिया है दैट इज कॉल्ड एज फेच। तो ये जो फेच का फंक्शन है दैट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट प्राइमरीली, यानी जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि क्या होता है एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट। और इसके बाद दूसरा पैरामीटर ऑप्शंस का ऑप्शनल है, वो आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट ये उसे गेट रिक्वेस्ट समझेगा। और अगर ऑप्शंस आप स्पेसिफाई कर, या ऑप्शन का मतलब एक ऑब्जेक्ट आप स्पेसिफाई कर देते हैं, तो उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं जी कि रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट है, पुट है, डिलीट है या क्या है। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्ट्रिंग पैरामीटर देंगे, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग पैरामीटर में आपने कोई यूआरएल देना होगा, और उस यूआरएल में वो यूआरएल आपने किसी सर्वर पे जो जहां एपीआई होस्टेड होती है उसका एंड पॉइंट देना होगा। हमने कहा था हमने यूज करनी है फेक स्टोर एपीआई। देयर आर टन्स ऑफ टेस्टिंग एपीआईज जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज सीम्स लिटिल सिंपल। सो हमने ये कहा था जी कि हम ये एपीआई एंड पॉइंट जो है वो देते हैं। अभी मैं ब्राउजर के कंसोल में इसलिए चेक करवा रहा हूं ताकि वी कैन सी एवरीथिंग ऑन रियल टाइम बेसिस। अदरवाइज हमने ये कहां से रिक्वेस्ट करनी है, राइट फ्रॉम इनसाइड आवर कोड, राइट फ्रॉम इनसाइड आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो यहां पे हमारी बहस रुकी थी कि अगर मैं इसको हिट करता हूं तो बिहाइंड द सीन इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। और फेच चूंकि बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन के बारे में हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है। आप सबको पता है कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट एंड इट गिव्स यू द आउटपुट। तो मैंने इसे इनपुट क्या दिया, एक यूआरएल एंड पॉइंट, और इसने मुझे आउटपुट क्या दिया, एक प्रॉमिस। एंड दैट इज द डिबेट ऑफ टुडे कि इसने नॉर्मली जब भी किसी फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, या कोई नंबर रिटर्न करता है, या कोई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, या कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, या कोई अरे रिटर्न करता है। तो दीज वर द फेमिलियर डेटा टाइप्स। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ थोड़ा सा वैसे डमी तौर पे एक फंक्शन लिखें, तो व्हाट डज दिस फंक्शन डू। मैंने कहा जी फंक्शन टेस्ट, या यूं कह दे कि फंक्शन ऐड। तो मैं ये कहता हूं जी कि ये फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर लेगा ए और बी, एंड व्हाट इट विल रिटर्न, दिस फंक्शन विल रिटर्न द सम ऑफ ए प्लस बी। तो मैंने कहा कि फंक्शन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट, इट इज टेकिंग दीज इनपुट्स एंड इट इज रिटर्निंग यू द आउटपुट व्हिच इज द सम ऑफ टू नंबर्स। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वी विल कॉल दिस फंक्शन लाइक दिस, और हम यहाँ पे क्या पास करेंगे 12 36। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आप सपोज करें कि ये जो फेच का फंक्शन है ना, वो भी इसी तरह कहीं डिफाइन होगा, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, एक स्ट्रिंग पैरामीटर, जो कि स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होगा बेसिकली हमारा यूआरएल एंड पॉइंट। और वो उस यूआरएल एंड पॉइंट को हिट करके सारी प्रोसेसिंग के बाद एंड पे हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये प्रॉमिस क्या होता है, इसके लिए जरा पहले थोड़ी सी फिलॉसफी समझ लें कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, या single threaded language, या any application that is written in a JavaScript is a single threaded application। ये single threaded क्या होता है, या thread क्या होता है, आप एक प्रोसेस को एक थ्रेड बोल सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अ रनिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन की हालत में होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है वो सारी की सारी सीक्वेंशियली चलती है। अब मसला मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे ये लिख के दिखाऊं लॉग, और यहाँ पे लिख के दिखाऊं हेलो 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ। यस, तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का फ्लो क्या कहता है, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि जितनी स्टेटमेंट्स आ रही होंगी वो सारी की सारी एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी।
फर्स्ट दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, तो अब यहां पे मिसाल के तौर पे मैं एक एक लिख देता हूं जी, अलर्ट। अब यस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी कि हेलो अलर्ट। तो इसका मतलब यह है कि जावा, मैंने कहा है कि जावास्क्रिप्ट का सारा प्रोग्राम सिंगल थ्रेड में चलता है, एक प्रोसेस में चलता है। उस प्रोसेस को कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं हॉल्ट नहीं होना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रुक जाएगी। तो अब भी ये जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन क्या चलेगी, सीक्वेंस में चलेगी। यानी अगर यहां से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो तो पहले ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, सीक्वेंस। लेकिन अलर्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये आपके जो एग्जीक्यूशन थ्रेड है, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, उसको क्या कर देता है, रोक देता है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये एक ही ब्लॉकिंग स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, ये देख रहे हैं ना। अब यहां इसके बाद हम एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं चला सकते जब तक हम इसको इसको ओके ना कर पाए, क्योंकि हमारा कंट्रोल जो है वो रुक चुका है। तो इसका मतलब है कि ये वो लाइन है जो कि हमारे मेन थ्रेड को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। मेन थ्रेड को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। और उससे आगे तब तक नहीं चलती जब तक हम, अनलेस वी गेट रिड ऑफ दिस। देख रहे हैं आप? नहीं, आप अभी रोकने के लिए अच्छा वर्ड हाल्ट भी कह सकते हैं, स्टॉप भी कह सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं, ब्रेक भी कह सकते हैं, पॉज भी कह सकते हैं। सारे वर्ड सिनोनिमस है ना, कोई भी वर्ड अभी यूज कर ले, वर्ड की अभी उस कंफ्यूजन में ना पड़े, ठीक है। अभी देखें, स्टार्ट में उसने हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 किया। ये कहां से आ रहा है, बेसिकली हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। और उसने अलर्ट पे आके क्या कर दिया, रोक दिया। तो पुराने जमाने में बहुत ये चीजें चलती थी, जावास्क्रिप्ट तो 1994-95 से चल रहा है ना। लेकिन ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें, आपके पूरे पेज पे यूआई डिस्प्ले ही नहीं हो रही, एंड दैट्स द रियल टाइम सिनेरियो दैट यू हैव टू, कि जी आपने क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही, क्योंकि यूआई तो तब डिस्प्ले होगी जब जावास्क्रिप्ट का रिमेनिंग कोड चलेगा। समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड ब्लॉक हो चुका है। मेन थ्रेड का मतलब मेन प्रोसेस ब्लॉक हो चुका है। अब जब मेन प्रोसेस ब्लॉक, यूं समझ लें कि एक ही इशारा है जिससे गाड़ियों ने चलना है। अगर वही इशारा बंद हो गई तो पीछे सारी गाड़ियां क्या हो गई, रुक चुकी। दैट्स अ गुड एग्जांपल बाय द वे, क्योंकि मैं आगे इसको इसी की एक्सप्लेनेशन को एनहांस करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं करना। उसका आप बिहेवियर देख लिया ना आपने, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है अलर्ट, कई इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है जो कि जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या डिले कर देते हैं। अब गाड़ियां आस्ते चलनी शुरू हो जाए तो ट्रैफिक जैम हो जाती है और अगली सारा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन में कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाए, कौन सा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो सकता है, आपने किसी फाइल को रीड करना है। अब वो नोटपैड की फाइल है या वर्ड की फाइल है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं या लाइंस है, तो आपके जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन अगर उस फाइल को रीड करना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है जब तक वो पूरी फाइल रीड नहीं कर चुकेगा उसके आगे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ ब्लॉकिंग ऑपरेशन। तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन की एक मिसाल तो अलर्ट है, जैसे मैंने डमी दे दी क्विकली उसको पहचानने के लिए, हमने अल्टीमेटली पहुंचना किस पे, प्रॉमिस पे। तो प्रॉमिस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि व्हाई डू वी नीड दैट। समझ आई बात? तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, कि जो कि इनपुट आउट का मतलब टेकिंग इनपुट फ्रॉम द फाइल while reading the contents of the file inside the React application or JavaScript application, that would block your, बेशक वो 2 सेकंड के लिए ब्लॉक करे, लेकिन ब्लॉकिंग 2 सेकंड कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा टाइम है, हमारे लिए कुछ नहीं है। कंप्यूटर तो नैनो सेकंड, मिली सेकंड में काम करता है। तो इसका मतलब है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैवी, दीज आर ब्लॉकिंग ऑपरेशंस। कोई बहुत ज्यादा हैवी कंप्यूटेशन है, बहुत ज्यादा हैवी कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक कर दी। भाई वो फंक्शन एग्जीक्यूशन में चला जाएगा और उस फंक्शन को फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन के लिए 5 सेकंड चाहिए, बहुत हैवी कैलकुलेशन है, तो 5 सेकंड तक आपकी एप्लीकेशन बाकी क्या हो जाएगी, रुकी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट मेन थ्रेड में चल रही थी, मेन थ्रेड में नॉर्मल फंक्शन कॉल चल रही थी, बीच में एक फंक्शन कॉल ऐसी आ गई जिसको कितने सेकंड चाहिए, 5 सेकंड चाहिए। उसके बाद वाले जितने फंक्शन है सारों को क्या करना है, 5 सेकंड के लिए इंतजार करना है। अभी तक मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, हल नहीं बताया। तो एक तो अलर्ट ब्लॉकिंग है, अब ये देखें बाकी सारा चला और बाकी सारा चला हो गया। दूसरा मैंने कहा कोई भी इस तरह का हैवी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो,
तीसरी हमारी रियल टाइम डिमांड है, हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट डाटा की रिक्वेस्ट की है, अभी जो फेच पढ़ रहे हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन में सर्वर से डाटा लेने की रिक्वेस्ट भेजी है। आपको पता है सर्वर कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं पता ना। मे बी आपका इंटरनेट स्लो हो, सर्वर माइट टेक 10 seconds, सर्वर माइट टेक 8 seconds, सर्वर माइट टेक 1 second, सर्वर माइट टेक millisecond. Nobody knows how much time server gonna take. हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि नेट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है या सर्वर बहुत ज्यादा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर आफ्टर 5 seconds. व्हाट डू यू थिंक, 5 सेकंड तक यूजर को इंतजार कराना बेहतर है? वो तो आपकी एप्लीकेशन ही छोड़ के चला जाएगा, वो कहेगा भाईजान इधर तो देखिए कुछ नहीं ना, मैं 5 सेकंड से 10 सेकंड से खोल के बैठा हूँ. ही माइट लीव योर एप्लीकेशन एंड अल्टीमेटली यू कैन लूज योर बिजनेस और समथिंग. तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ब्लॉकिंग ऑपरेशन है वो कौन सा है? मेकिंग एपीआई कॉल. क्योंकि एपीआई कॉल आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. इंटरनेट की स्पीड है, सर्वर का रिस्पांस टाइम स्लो है, समथिंग एल्स ब्रोकन, तो वो भी क्या है बेसिकली ब्लॉकिंग ऑपरेशन. तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर देती हैं, आपके जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देती हैं. यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें. ये बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहा हूं मैं आपको, कि प्रॉमिस को बिल्कुल नीचे से ऊपर लेके जाना है आपको. तो इसका मतलब यह है कि वी नीडेड अ वे through which we could figure out or we could solve this problem so that our main thread is not getting blocked at any case. ठीक है, अगर कोई ब्लॉकिंग ऑपरेशन है भी तो उसके लिए हम कोई अल्टरनेट काम ढूंढते हैं. तो ये जो नॉर्मल सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस वे ऑफ एग्जीक्यूशन. इसे हम क्या कहते हैं? यानी जावास्क्रिप्ट सारी स्टेटमेंट्स को क्या करता है, सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है. और सिंक्रोनस यानी मैंने उसी चीज को नया नाम दे दिया कि सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है. पहले जो स्टेटमेंट या फंक्शन कॉल आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो फंक्शन कॉल आएगी वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा. अब उस सीक्वेंस में अगर एक भी ब्लॉकिंग ऑपरेशन आ गया तो वो सारा जो रिमेनिंग सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, रुकेगा, वेट करेगा. दैट्स हियर एक्चुअली promise comes into play, and that's here another term comes into play which is called as asynchronous operations या asynchronous execution flow. तो asynchronous का मतलब क्या होता है कि यार आप एक सीक्वेंस में या एक आपका जो सीक्वेंस या सिंक्रोनस वे है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड. समझ आइए बात. अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त मजे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन V8 इंजन. V8 इंजन यूं कह लें कि एक यूटिलिटी टूल है जो कि क्रोम ने लिखा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी बुनियाद जिस पर पूरा गूगल क्रोम चल रहा है. और गूगल क्रोम और इसके अलावा जितने भी ब्राउजर्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी जावास्क्रिप्ट इंजन पे चलते हैं, तभी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होती है. ठीक, तो जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन क्रोम्स V8 इंजन. ठीक है, अब उस V8 इंजन का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है अगर आपको प्रॉमिस को इन डेप्थ समझना है और एसिंक का वेट को इन डेप्थ समझना है. अगर इन डेप्थ नहीं समझना तो फिर आज के लेक्चर में आप बेशक इसको इग्नोर कर सकते हैं, बाद में आप डिसाइड कीजिएगा. आई होप कि मैं इतने इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा कि आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंटरव्यू का जी. व्हाट इज, और ये सिर्फ इसका क्वेश्चन नहीं है, वो कहेंगे जी व्हाट इज V8 इंजन आर्किटेक्चर, व्हाट इज नोड जेएस आर्किटेक्चर, नोड जेएस का आर्किटेक्चर क्या है, V8 कैसे काम करता है इंटरनली. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो V8 ये जो इंटरनली इंजन है ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो आपने नोट करने. सबसे पहला एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं कॉल स्टैक क्यू. इसको हम बोलते हैं जी कॉल स्टैक. क्यू कह ले, क्यू कहते हैं कतार को, रो को. बैंक के सामने आजकल रमजान राशन प्रोग्राम है, रोड पे जिधर जाएंगे तो एक क्यू बनी होगी. तो क्यू बेसिकली किसको बोलते हैं, कतार को बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं. बैंक में बिल जमा कराने वालों की लाइन देख लो, दैट इज कॉल्ड एज क्यू. कॉल स्टैक क्यू का मतलब आपको क्यू से जाहिर हो गया कि फंक्शन कॉल्स की एक क्यू, एक कतार बन गई, एक लाइन बन गई. बात समझ आ गई. अब ये जो क्यू है ये लीफो है. लीफो का मतलब, नहीं नहीं नहीं, लास्ट इन का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन इसमें हाँ ठीक है लीफो है. लीफो का मतलब ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. सॉरी ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट.
या उसका फ्लो देख लेते हैं हम क्या है। तो इसमें बेसिकली जितने भी फंक्शंस कॉल, जितनी भी फंक्शन कॉल्स हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड फंक्शन कॉल्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉल स्टैक क्यू। स्टैक किसको बोलते हैं? अब जब इन लफ्जों को गौर करेंगे तो आपको स्टैक किसको बोलते हैं? वो चीज जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाए, स्टैक की जाए, पाइल अप की जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 बुक्स हैं तो उन 10 बुक्स को ऊपर नीचे रख के एक पाइल बना दे, दैट इज कॉल्ड एज, जैसे ये है मिसाल के तौर पे, ये आपके पास एक कोई चीज है, इसके ऊपर कोई दूसरी चीज रख दें, इसके ऊपर कोई तीसरी चीज रख दें, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये क्या है, मेरा एक स्टैक बन गया। ठीक होगी बात? तो कॉल स्टैक क्यू। तो अब मैंने अज्यूम किया है कि मेरे पास ये एक फंक्शन कॉल है, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन कॉल ही है ना, लॉग और पैरेंथेसिस और एक पैरामीटर, ये फंक्शन कॉल ही है, ठीक है। दूसरी फंक्शन कॉल, तीसरी फंक्शन कॉल, चौथी फंक्शन कॉल, पांचवी, छठी और सातवीं, ये कितनी फंक्शन कॉल्स है हमारी? 7 फंक्शन कॉल्स है। तो बिहाइंड द सीन ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होते हैं? जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो सबसे पहले कहां मूव किया जाता है? कॉल स्टैक क्यू में। ये फंक्शन इधर आ गया, दूसरा ये फंक्शन इधर आ गया, तीसरा ये फंक्शन इधर आ गया। तो ये क्या बन रहा है बेसिकली बिहाइंड द सीन? एक कॉल स्टैक क्यू बन रही है। क्या बन रही है? एक कॉल स्टैक क्यू बन रही है, जिसको एक्चुअली नाम क्या देंगे? एक्चुअली इसका नाम ही है कॉल स्टैक क्यू। ये बिहाइंड द सीन मेमोरी में ये सारा कुछ हो रहा होता है, और कौन कर रहा होता है? बेसिकली V8 इंजन। उसमें बिल्ट इन ये इंप्लीमेंटेशन है ऑलरेडी, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको ये करने की कुछ जरूरत नहीं है। इसी से आपको प्रॉमिस और रेसिंग का वेट और बाकी सारी चीजें समझ आएगी। समझ आ गई बात? अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो कॉल स्टैक क्यू है ना, जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये फंक्शन यहां से पॉप हो जाता है। पॉप का मतलब होता है निकलना, पुश का मतलब होता है जाना। पुश यानी पुश का मतलब होता है किसी स्टैक में किसी चीज को डाल देना, और पॉप का मतलब है उस स्टैक से किसी चीज को निकाल देना। तो अब ये जब यहां से एग्जीक्यूशन होगी तो ये बेसिकली, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा मैं देख लूंगा, अभी सिमुलेशन में देख के बताऊंगा कि लास्ट इन है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। बहरहाल अभी सिर्फ ये अज्यूम करना है कि मिसाल के तौर पे ये फंक्शन जो आया था ना सबसे नीचे, ये जब एग्जीक्यूशन हो गई इसकी तो ये स्टैक से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, यानी पॉप हो जाएगा। फिर अगले की बारी आएगी, जब ये फंक्शन यानी ये कॉल फिनिश हो जाएगी तो ये स्टैक से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। जब ये वाला चल जाएगा तो ये भी स्टैक से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब आ गया तो ये स्टेटमेंट कौन सी है? ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है। यहां में से अलर्ट तो नहीं होना चाहिए था, अलर्ट की बजाय मुझे कोई और फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए था, बट सपोज कि ऐसा होगा, सपोज अजम्पशन कर ले, जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी, आप, ये जो था सिंक्रोनस ऑपरेशन था, अभी तक सिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इसे एसिंक्रोनस बनाने के लिए V8 ने क्या किया है? क्योंकि थ्रेड तो एक ही है, शारा एक ही है, उस शारा को ब्लॉक नहीं करना, उस शारा को ब्लॉक नहीं करना। अब सपोज करें कि ये जो है ना ये ब्लॉक कर रहा है, एंड और इससे भी ज्यादा मिसाल बेहतर समझ तब आएगी जब आप कह लें कि ये कोई एपीआई कॉल है। ठीक है, मैं अलर्ट की बजाय क्या करता हूं, ये एपीआई कॉल है एंड दिस टेक्स 5 सेकंड्स। तो इसका मतलब है ये 5 सेकंड्स इंतजार करना पड़ेगा अगले सारे फंक्शन कॉल्स को। तो मैं क्या करता हूं, बल्कि मैं नहीं करता, जावास्क्रिप्ट ये इंप्लीमेंटेशन उन्होंने कैसे की हुई है, उन्होंने कहा जी अच्छा यहां पे एक और एरिया है, एक सेपरेट प्रोसेस समझ लें, जिसको आप कह लें जी वेब ब्राउजर एपीआई या वेब ब्राउजर के बिल्ट इन फंक्शंस, जो अभी फेच मैंने बताया आपको। आप फेच की मिसाल ले सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं? वेब एपीआई। अच्छा, एक एपीआई मैंने बताई है वो जो क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। एक एपीआई ब्राउजर के बिल्ट इन फीचर्स जो इसने एक्सपोज किए हैं, जैसे एक फेच है, सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, इनको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर एपीआई। और आप इनको समझ लेंगे ये बिल्ट इन फंक्शंस है जो स्पेशल काम परफॉर्म करते हैं। समझ आ गई बात? तो V8 इंजन का एक दूसरा कंपोनेंट या एलिमेंट है जो क्या है? बेसिकली वेब एपीआई। अब यहां आ जाए, मेरा पहला फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका, वो स्टैक से पॉप हो चुका, दूसरा एग्जीक्यूट हुआ स्टैक से पॉप हुआ, तीसरा एग्जीक्यूट हुआ वो स्टैक से, चौथे पे आके रुक गए कि चौथे ने 5 या 10 सेकंड लेने हैं। अब हम चाहते हैं कि 5-10 सेकंड इंतजार करना तो हमारी ऐप अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जावास्क्रिप्ट का ये मैकेनिज्म है कि आप कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो ब्लॉकिंग है ये विच टेक्स टाइम, इसको आप स्टैक से रिमूव करके कहां मूव कर दें? वेब एपीआई पे मूव कर दें, और बाकियों को चलाना शुरू कर दें, इसका इंतजार करें।
अब जब आप इसको वेब एपीआई में मूव करते हैं तो वेब एपीआई में एक वैसे एक जावास्क्रिप्ट में भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सेट टाइम आउट। तो ब्राउजर वेब एपीआई क्या करती है, इस फंक्शन को सेट टाइम आउट में रखकर काउंटर चला देती है, टिक चला देती है, और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती तब तक ये अगले फंक्शन चला चुका होता है। अब सपोज करें कि मैं इसको दायरे से मार्क कर रहा हूं कि ये कॉल स्टैक क्यू से बाहर चला गया, ये कॉल स्टैक क्यू से किधर चला गया, तो अब अज्यूम करें कि ये जो अलर्ट वाली स्टेटमेंट या एपीआई कॉल है ये बीच में है ही नहीं। तो जब ये नहीं है तो फिर अगले पे आएगा, अगला एग्जीक्यूट होके पॉप हो जाएगा, अगला एग्जीक्यूट होके पॉप हो जाएगा, अगला एग्जीक्यूट होके पॉप हो जाएगा। तो इवन दो कि आपके सिंक्रोनस फ्लो में एक फंक्शन ऐसा था विच वाज टेकिंग टाइम, यू हैव टेकन इट आउट ऑफ दैट मेन शारा, यू हैव टेकन इट आउट ऑफ दैट मेन थ्रेड, और आपने उसको कहां मूव कर दिया, वेब एपीआई में मूव कर दिया, जहां उसने उसको एग्जीक्यूशन में डाल के टाइमर चला दिया। और इन द मीन टाइम आपका बाकी पेज ब्लॉक नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई, आपका यूआई सारा डिस्प्ले हो गया, लेकिन इसमें एक चीज बीच में मजीद क्या है, अभी तक पेंडिंग है। तो ये दो चीजें समझ आ गई आपको, कॉल स्टैक क्यू और वेब एपीआई। अब होता क्या है कि जाहिर है इसको भी तो एग्जीक्यूट होना है ना, तो इसको हमने किसी तरह किधर मूव करना है, वापस कॉल से, क्योंकि जो भी फंक्शन कॉल होगी हमेशा उसको एग्जीक्यूशन से पहले कहां जाना होगा, कॉल स्टैक क्यू में जाना होगा। नहीं हो सकता, मतलब दिस इज हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड, समझ आई बात। तो ये हमारा तो इसमें इंटरप्शन बनता ही नहीं है, ना पूछना बनता है, क्योंकि दिस इज हाउ दे हैव इंप्लीमेंटेड इट एंड दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। ठीक है, जब ये अपना टाइम मतलब एग्जीक्यूट हो चुका, इसने अपना टाइम पूरा कर लिया, अब इसको वापस किधर आना है, कॉल स्टैक क्यू में आना है। तो ये सीधी तरह नहीं आता, यानी यहीं से डायरेक्ट, मतलब इसने जो एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा अपने ब्राउजर में चलने के लिए या आउटपुट दिखाने के लिए इस रास्ते से दोबारा गुजर के आना है। ठीक है, यानी ये कंप्लीटली फिजिकली यहां से रिमूव नहीं होता, एग्जीक्यूशन के लिए समझे कि यार भाईजान थोड़ी देर आप इसको होल्ड करें, मैं मेन शारा वाली एग्जांपल समझाता हूं। मैंने कहा जी मेन शारा ब्लॉक हो गई, क्यों ब्लॉक हो गई, सपोज करें गाड़ी का टायर फट गया मोटरवे के ऊपर, शारा ब्लॉक हो गई। अब एक हाल तो यह है कि उस गाड़ी का टायर पंक्चर होने तक वो गाड़ी वहीं रुके और पीछे की जितनी ट्रैफिक है वो रुकी रहे, क्यों जी भाई साहब टायर पंक्चर कर रहे हैं टायर। तो स्मार्ट वे क्या है कि वो जो शारा वाले हैं वो आए, वो कहें भाईजान आप ये गाड़ी उठा के साइड पे करें, या वो खुद उठा के साइड पे कर दें, बाकियों चलने दें, आप साइड पे टायर रख के चेंज करते रहें। अब वो शारा उसी पे आना है उसने दोबारा चलने के लिए, लेकिन वो गाड़ी साइड पे खड़ी है टायर चेंज होने के लिए, जो ही टायर चेंज होकर मुकम्मल हो गया, मुझे 2 मिनट दे, जो ही टायर चेंज होकर मुकम्मल हो गया, या क्लास के बाद ले लीजिएगा, सॉरी आपको डिस्टर्ब करूं, वो मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो जो ही वो टायर चेंज हो गया तो वापस उस नए टायर ने चलने के लिए क्या होना है, मेन शारा पे ही आना है। दिस इज व्हाट, दिस इज मेन शारा, बीच में एक टायर पंचर हो गया, इसने उसे उठा के साइड पे रखा, और ने कहा जी आप यहाँ पे अपना काम कर लो, जब पूरा हो जाए वापस आ जाओ। दैट्स द बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। अच्छा, अब ये वापस यहां नहीं आएगा डायरेक्ट, वापस एक और तीसरा एलिमेंट होता है इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं टास्क क्यू। ये कॉल स्टैक क्यू है, और ये क्या है, टास्क क्यू। आई विश कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ सके कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। टास्क, पता है मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं क्योंकि ये नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा, बट दिस इज व्हाट टास्क क्यू। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी कोई भी फंक्शन कॉल यहां से बाहर गई है वेब एपीआई में, वेब एपीआई में जाहिर है एक तो नहीं होगी ना, यहां हो सकता है 6 ऐसी हो, तो यहां भी एक लाइन बनी होगी, हो सकता है 6 गाड़ियां पंचर हो, तो वो 6 की 6 किधर लग जाएंगी, इशारा के साइड पे लग जाएंगी। अब जब उन्होंने वापस आना होगा ना, तो यहां जिसने पहले एग्जीक्यूशन खत्म हुई वापस आके इस क्यू में लग जाएगी, जो बाद में खत्म होगी वो वापस आके उस क्यू के पीछे लाइन में लग जाएगी, ये लाइन में लगती जाएगी। यस, वो जितना टाइम लेगी वो इस क्यू में लग जाएगी। अब यहां एक और, ये जो क्यू है ना, इसके दरमियान और कॉस्ट क्यू के दरमियान एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इवेंट लूप, और बाज़ औक़ात सवाल ही इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज इवेंट लूप। सवाल इस तरह पूछा जाता है, व्हाट इज इवेंट लूप।
तो इवेंट लूप आप सिंपल सादी सी डेफिनेशन याद रख लें, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप ऑन चेकिंग द कॉल स्टैक क्यू. इफ इट इज एम्प्टी, it goes to the task queue and brings the task into the call stack queue. अब दोबारा इधर डायग्राम को देख के कर लें कि इवेंट लूप का काम क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली इवेंट लूप का काम क्या है कि इट कॉन्स्टेंटली लुक्स इनटू द कॉल स्टैक क्यू. अगर ये खाली है तो ये फौरन जाएगा किधर, कॉल टास्क क्यू में, कहेगा हेलो टास्क क्यू, आपके पास कोई और बंदा खड़ा है, भेज दो अंदर, खाली है. यानी इसकी मिसाल यूं भी समझ सकते हैं, बैंक में दो लाइनें, एक बैंक के अंदर है छोटी लाइन होती है और एक बैंक के बाहर छोटी लाइन होती है, बीच में एक चौकीदार खड़ा होता है, तो वो अंदर वाली लाइन देखता है कम हो गया तो बाहर से कहता है हेलो अगला बंदा कोई है वो अंदर आ जाए, थोड़ी सी जगह बन गई. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इवेंट लूप इज डूइंग. इट कॉन्स्टेंटली चेक्स if the call stack queue is empty, it actually takes another task. If it is available in the task queue, it brings it into the call stack. It finishes its execution and then it pops it out of the call stack queue. यहां तक समझ आ गई. अब इसी तरह फिर आएगा, जब ये खाली हो गया फिर आएगा, देखेगा टास्क क्यू में कुछ और है, अगर है तो वापस इसे मूव करेगा, एग्जीक्यूशन होगा, यहां से खत्म हो जाएगा, और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो सारा कुछ खत्म. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पूछो फायदा. तो फायदा ये है कि हमने एसिंक्रोनस या एसिंक्रोनिसिटी अचीव की है कि मेन थ्रेड को ब्लॉक किए बगैर में, हाँ, मेन शारा को ब्लैक ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो को मेन शारा पे ब्लॉक किए बगैर वो गाड़ी का टायर भी पंचर वो ठीक हो गया और ट्रैफिक भी स्मूथ चलती रही, और जो ही वो गाड़ी ठीक हुई तो उसको भी वापस शारा पे डाल दिया, वो भी मंजिल मकसूद पे पहुंच गई. तो मकसद क्या है बेसिकली, आपके सिंक्रोनस फ्लो में अगर कोई ब्लॉकिंग चीज आए तो उसे एसिंक्रोनस वे में हैंडल करके वापस उसको कंप्लीट करें. अल्टीमेट 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 पर्पस यह है कि आपकी जो वेब पेज है उस पे किसी किस्म का डिले यूजर को फेस ना करना पड़े. अगर वो डिले है तो उसको इस तरह से एसिंक्रोनसली हैंडल करें कि वो एक पर्टिकुलर चीज डिलेड है ना, पूरा पेज तो ब्लॉक नहीं हो गया. मिसाल के तौर पे आप ई कॉमर्स दराज की वेबसाइट ओपन करते हैं और आपकी वेबसाइट में कोई एक फंक्शनैलिटी ब्रेक है तो आपकी पूरी एप्लीकेशन ब्रेक हो जानी चाहिए. भाई वो एक पर्टिकुलर चीज में एरर आना चाहिए ना, या एक पर्टिकुलर चीज प्रोसेसिंग का सिंबल शो करती है, लोडिंग का सिंबल शो करती रहती है, बाकी सारा कुछ लोड हो जाता है ऑटोमेटिकली. हेडर लोड हो जाता है, फुटर लोड हो जाता है, इससे यूजर को सारा होता है हाँ यार समथिंग इज गेटिंग लोडेड सो वी हैव टू वेट लाइक फॉर अ 5 सेकंड. वो फिर इंटरेक्टिव लोडर शो करते हैं और वो सारा कुछ वो एसिंक्रोनस बिहेवियर हो रहा है बिहाइंड द सीन. नेटवर्क की रिक्वेस्ट फेच हो रही होती है, नेटवर्क से डेटा फेच हो रहा होता है और आप वहां पे क्या शो कर रहे होते हैं, लोडर शो कर रहे होते हैं. अगर वो थ्रेड ही ब्लॉक होता तो वो आगे कोड ही नहीं चलता, ना लोडर शो होता, ना हेडर शो होता, ना फुटर शो होता. यूजर कहता है भाईजान ये तो वेबसाइट नहीं चलनी, दिमाग खराब है, और चलते हैं किसी और वेबसाइट पे. तो यू माइट हैव एक्चुअली लॉस्ट द कस्टमर ऑन योर वेबसाइट. दिस इज द एंटायर एक्चुअली फिलॉसफी. इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नोड जेएस आर्किटेक्चर. अच्छा अब जरा सुनिएगा, अभी मैंने आपको कहा कि ये ब्राउजर का V8 इंजन था, अब मैंने लेफ्ट चेंज करके क्या कहा दिया, नोड जेएस आर्किटेक्चर. आप मुझे पकड़ सकते हैं ना, जैसे सर अक्सर पकड़ना सर जी हम तुम और कुछ कह रहे थे कुछ. तो याद रखिए कि ये नोड जेएस लिखा गया है ना, नोड जेएस क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट. ब्राउजर क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट. समझ आई बात, फर्क क्या है, क्लाइंट साइड को रेंडर करता है, नोड है वो सर्वर साइड को भी रेंडर कर सकता है. तो आप याद रखिएगा आज के बाद कि जो नोड जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट है ना, दैट हैज बीन रिटन ऑन टॉप ऑफ V8 इंजन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो नोड जेएस है वो V8 जो क्रोम में इंजन, गूगल क्रोम के ब्राउजर में जो V8 इंजन यूज होता है उसी की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करके एनहांस करके उन्होंने क्या बनाया, नोड जेएस. तो इसका मतलब है कि नोड जेएस का जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है ना वो भी एग्जैक्टली यही है. तो अब अगर मैं आपको कहूंगा नोड जेएस के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करें तो उसके पीछे आप ये सारी फिलॉसफी झाड़ देंगे. समझ आइए सर बात, ठीक है. और अगर मैं कहूं इवेंट लूप क्या होता है तो फिर भी यही सारी फिलॉसफी झाड़ देंगे. मैं आपको कहूं वेब एपीआई क्या होता है फिर भी यही सारी फिलॉसफी झाड़ देंगे. मैं आपको कहूं कॉल स्टैक क्यू क्या होता है फिर भी यही सारी फिलॉसफी झाड़ देंगे. मैं आपको कहूं टास्क क्यू क्या होता है फिर भी यही सारी फिलॉसफी झाड़ देंगे. और आखिरी चीज है, टास्क क्यू भी दो तरह की होती है, माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू. अगर वो बोलूं तो फिर भी यही फिलॉसफी झाड़ देंगे, वो अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद. ये टास्क क्यू होती है, इसी के दो दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे यार, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मैक्रो टास्क क्यू होता है और एक माइक्रो टास्क क्यू होता है. अभी उसका वक्त नहीं आया.
ठीक हो गया। तो अभी ये 6-7, अच्छा अगर कोई कहे जी हाउ डज वी अचीव एसिंक्रोनस बिहेवियर एंड हाउ डज इट इंटरनली वर्क, फिर भी ये सारी फिलॉसफी झाड़ देंगे। तो ये कोई 8-10 क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर किए बाय द वे जी। अब प्रैक्टिकल करेंगे और आपको प्रैक्टिकल में ये कुछ नजर नहीं आएगा, सब कुछ बैकएंड पे हो रहा होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ्लो के लिए। तो ये ठीक है जी। अच्छा आप अभी भी प्रैक्टिकल से पहले एक और काम करते हैं, आपको बोर हो रहे होंगे सर ये अपनी कहानियां सुना रहे हैं, कोई चीज दिखाएं भी सही। तो आप यहां पे करें जी इवेंट लूप, और आप इस इवेंट लूप में ये देखें नोड.जेएस में सारी कहानियां पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट आपको सिमुलेशन में एग्जांपल में कोई दिखाऊंगा ताकि मेरी बात सच साबित हो जाए। कैन यू सी दिस? अच्छा, if you can see this, then we can actually save image as GIF. Yes, just GIF image is better. मैंने क्या कहा, अगर आपसे कोई इवेंट लूप पूछे तो आप ये पूरी फिलॉसफी रिपीट कर, पूरी फिलॉसफी झाड़ दें उसके ऊपर। आप जरा देखिएगा कि हो क्या रहा है बेसिकली। मैंने कहा कि जितने फंक्शन कॉल्स होंगे बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के, वो कहां जाएंगे? अच्छा, ये हीप क्या है बेसिकली? ये आपको वैसे बताया कि ऑब्जेक्ट और इस तरह जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हीप पे मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो हमने हीप पढ़ा नहीं क्योंकि हीप का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आई बात? हीप इज अ मेमोरी एरिया। हमारा किससे ताल्लुक है? सिर्फ स्टैक से। और ये कौन सा स्टैक है? कॉल स्टैक। अच्छा, उसने सपोज किया हुआ कि ये 3 फंक्शंस हैं, 3 फंक्शन के नेम है फू, बज, बार। ये 3 फंक्शन कॉल्स हैं। जैसे हमने कौन सी कॉल्स ली हुई है? लॉग 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 लगाया हुआ है। लॉग भी फंक्शन कॉल, या कोई भी फंक्शन कॉल हो सकता है, आपका कस्टम फंक्शन हो सकता है, दैट इज डजंट मैटर। और ये क्या बेसिकली मैंने आपको अभी बता दिया, वेब ब्राउज़र एपीआई। वो क्या क्या हो सकती है? सेट टाइम आउट का फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई एजेक्स या नेटवर्क की कॉल भी हो सकती है, और वो कोई डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी हो सकता है। तो ये सारे किस में आते हैं? वेब एपीआई में आते हैं। फिर मैंने कहा जी कि इसे कॉल बैक क्यू, उसने कहा आप इसे टास्क क्यू कह दें, कोई बात नहीं, कॉल बैक क्यू कहें, कोई बात नहीं, ठीक होगी बात। तो अगर यहां पे कोई भी चीज एसिंक्रोनस है, या जिसने टाइम लेना है, या कॉल बैक है जो किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है, वो यहाँ पे वेब एपीआई पे चली जाएगी, बाकी एग्जीक्यूट होता रहेगा सब। यस। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं इवेंट लूप, ये मुसलसल चले जा रहा है। और ये मुसलसल चले जा रहा है का मतलब क्या है? इसका काम है मॉनिटर करना इन दोनों चीजों को। ये खाली है, हाँ जी खाली है, इधर से ले आओ एक चीज, इधर डाल दो, चला दो, खत्म कर दो, निकाल दो। फिर देख रहा है खाली है जी, खाली है, इधर से और चीज ले आओ, इधर ले आओ। नहीं, ये मिली सेकंड में काम कर रहा होता है। खाली होने में बस का पता नहीं चलता। बाजू का तो अभी हम देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यार ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस पीछे चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन एक्चुअली चल रहा है। ठीक होगी बात। अच्छा, एक और एग्जांपल जो बड़ी क्विक है, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको दिखा दूं, आपको मजा आएगा, ना आया तो पैसे वापस। ये जितना कहानी मैंने बताई है ना, वो कहानी प्रैक्टिकली सिमुलेटेड वे में आप देखेंगे। ये एक है वेबसाइट है जिसको आप भी खेल सकते हैं, जेएस विजुअलाइजर। अब जरा यहां पे प्रैक्टिकल चीज पता लगने वाली है आपको। ये मेरे पास फंक्शंस हैं, फंक्शन लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी और लॉग डी। फंक्शन आपको पता है ना, इसने एक ही लाइन में करके लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना। ये एक फंक्शन की बॉडी है, और उस फंक्शन की बॉडी में एक स्टेटमेंट है, यानी फंक्शन, फंक्शन का नाम लॉग ए, और उसके अंदर ये उसकी बॉडी, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? लॉग ए। इसी तरह लॉग बी वो क्या कर रहा है? कंसोल लॉग बी। लॉग सी क्या कर रहा है? कंसोल लॉग सी। तो ये फंक्शंस कॉल कहां पे हो रहे हैं? ये देख रहे हैं, ये कॉल हो रहे हैं लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी। अच्छा, इसने अब देखें इसने क्या किया हुआ है? सेट टाइम आउट और प्रॉमिस यूज किया हुआ है। तो मैं इन दोनों को फिलहाल हटा देता हूं, कट कर देता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस होल थिंग दैट जो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाई है। समझ आ गई बात? अब जरा देखें, जितनी चीजें मैंने समझाई है वही है। ये मेरा कोड है जावास्क्रिप्ट का, ये मेरा कॉल स्टैक है जो अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, ये मेरा टास्क क्यू, और मैंने कहा था 2 टास्क क्यू होते हैं।
माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो, जिसके साथ मैक्रो नहीं लिखा हुआ आप उसको क्या समझे, मैक्रो। मैक्रो बड़े को कहते हैं, माइक्रो छोटे को कहते हैं, ठीक है। दो टास्क क्यू कहा था, तो फंक्शन कॉल स्टैक से कोई भी चीज जो कि एसिंक्रोनस होगी वो कहां जाएगी, वेब एपीआई में, और वेब एपीआई से होके कहां पे वापस आएगी, या मैक्रो में या माइक्रो में, और यहां से फिर इवेंट हो। अब जरा इसको समझते हैं, ज्यादा समझ आ जाएगा। मैं देखिएगा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप रन करूंगा। मैंने रन किया, अब जरा स्टेप्स देखिएगा। स्टेप नंबर 1 में यहां से करूंगा तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अब इसने कहा जी कि सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट्स द स्क्रिप्ट एज दो इट वर फंक्शन बॉडी रन अंटिल द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। अच्छा, मैं ये कहानी समझ नहीं आएगी आपको। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो फंक्शन चल रहा होगा वो कहां जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक के अंदर आ गया। अब जरा आगे जाए, जो ही कॉल स्टैक के अंदर आया वो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये यहां से क्या चला जाएगा, वापस निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉग ए जो ही कॉल हुआ, कॉल स्टैक में आया, एग्जीक्यूट हुआ, लॉग ए प्रिंट किया, पॉप हो गया, खत्म। अब जरा अगले स्टेप पे जाए। लॉग बी कॉल हुआ, लॉग बी की डेफिनेशन पे गया, वो कॉल स्टैक के अंदर मूव हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो एग्जीक्यूट तो लॉग बी, क्योंकि लॉग बी लिखा हुआ ना भाई कंसोल लॉग, लॉग बी हुआ, खत्म, फिनिश। किसकी बारी है, लॉग सी की। लॉग सी आया, कॉल स्टैक में गया, एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट शो हुआ, खत्म। किसकी बारी है, लॉग डी आया, कॉल स्टैक में आया, एग्जीक्यूट हुआ, डिस्प्ले हुआ, आउटपुट डी, खत्म। आप कहेंगे सर पिछले आधे घंटे से आप हमारा दिमाग खा रहे हैं, ना इधर माइक्रो टास्क यूज हुआ है, ना मैक्रो टास्क यूज हुआ है, ना इवेंट लूप यूज हुआ है, ये क्या बकवास है। तो इसमें कोई भी टास्क एसिंक्रोनस था, तो मैंने कहा मसला कब आएगा, एसिंक्रोनस। माइक्रो टास्क क्यू, मैक्रो टास्क क्यू, इवेंट लूप कब एक्शन में आएंगे, वो भाई नॉर्मल तो वो मेन थ्रेड में चल रहा है, उसको तो कोई ब्लॉक ही नहीं हुआ। आप देखें पूरी शाहराह में किसी का टायर पंचर ना हो, सारा ट्रैफिक स्मूथ चल रही होगी, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, दैट्स इट। किसी चीज की डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। जो डिस्कशन की जरूरत ही कब आई है, जब हमें मसला आया एसिंक्रोनस एग्जीक्यूट में। अब जरा देखिएगा एसिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस मैंने कहा ना, ब्राउजर के कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो एपीआई एक्सपोज करते हैं। अब मैं इसको ना वापस यहां पे इसको हटा के इसको डाल देता हूं, वो मैंने खत्म ही कर दिया। चले जरा मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं ताकि वो दोबारा ले आए। बड़ा सियाना है वो, जो अपने बिल्ट इन स्टेट पे वापस नहीं आ रहा। सो लेट्स रन इट अगेन। तो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन सबको समझ आ गई है, इज इट? आई जस्ट लेट मी ओपन द वी। अब इसने वो सेव कर लिया, आई डोंट नो, दोबारा यार अल्लाह दवास्ती दोबारा दे दे वो। टास्क वर्सेस टास्क क्यू, आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी सिंपल। मैंने गलती की ना मिटा के, तो कोई बात नहीं, हम इसको ना इनकॉग्निटो में ओपन कर लेते हैं ताकि वो प्रीवियस हिस्ट्री को खत्म कर दे। और मैं ये अब जरा देखें, मैं इस टाइम रिमूव नहीं करूंगा, बाद में लाना मुश्किल है, कमेंट कर दूंगा। तो ये लाइन नहीं चलेगी, लॉग सी नहीं चलेगा, सिर्फ एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो ये जो सेट टाइम आउट है, आपको पता है ना, सेट टाइम आउट क्रिएट्स द डिले। जब ये डिले क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है बाकी का जो काम है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना। वी डोंट वांट टू डू दैट, या इवन इफ वी वांट टू डू दैट। तो सेट टाइम आउट कैसे काम करता है, या ये जो डिले क्रिएट करता है वो कैसे करता है। मैंने इसे कहा जी कि 1000। तो आपको पता है सेट टाइम आउट में दो पैरामीटर्स है। सेट टाइम आउट का सबको होता है ना, ब्राउजर का फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है। और ये क्या करता है, इसको जो भी फंक्शन देते हैं और इसको दो चीजें देते हैं, एक फंक्शन कॉल और दूसरा टाइम। तो ये इस फंक्शन को कितने टाइम के बाद कैलकुलेट करता है, 1 सेकंड के बाद कैलकुलेट करता है। 1000 का मतलब 1000 मिली सेकंड। अब जरा देखिएगा गौर से, मैंने इसे रन किया, सबसे पहले लॉग ए चलेगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है भाई, क्योंकि ये तो सिंक्रोनस है। लॉग ए आया, कॉल स्टैक में आया, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होकर उसने डिस्प्ले कर दिया जो भी आउटपुट था, और ये कॉल स्टैक से रिमूव हो गया। दैट्स बाय बाय। अगले स्टेप में लॉग बी चला, और लॉग बी कहां चला गया,
कहां चला गया? टास्क क्यू में। क्यों टास्क क्यू में गया? बिकॉज इसने कहा यार मैं 1 सेकंड लूंगा, तो जावास्क्रिप्ट ने यार अच्छा तुमने 1 सेकंड लेना है तो वो उधर पर जाके बैक है, मुझे मुझे मेन को चलने दे। वो परे जाके बैठ गया टास्क क्यू में। आगे आए, अभी 1 सेकंड गुजरा नहीं ना, समझे? इसके लिए हम तो इसे रोक के, अभी उसके लिए 1 सेकंड गुजरा नहीं, आप यूं समझे कि वो टायर पंचर हो रहा है, वो साइड पे लगा रहा है बैठ के, मेन शारा चल रही है। तो इसका मतलब है लॉग ए के फौरन बाद जो चीज एग्जीक्यूट हुई है वो क्या हुई है? लॉग डी। तो ए चला और ए के बाद क्या चला? बी कहां गया भाई? बी तो पंचर हो गया। अब दोनों चल गए ना, दोनों चल गए तो कॉल स्टैक क्यों खाली हो गया? अब कॉल स्टैक क्यों खाली हो गया तो विच पार्ट विल कम इनटू प्ले? इवेंट लूप। ये टास्क क्यू में से लॉग बी को निकाल के लाएगा और किधर मूव करेगा? कॉल स्टैक क्यू में एग्जीक्यूट करेगा बी एंड फिनिश। अब भी देखें, एग्जीक्यूशन सारी हुई है, फंक्शन सारे एग्जीक्यूट हुए, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया। पहले ए चला, फिर डी चला, फिर बी चला। सिंक्रोनस फ्लो में ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप बीच में से एक फंक्शन को ओमिट कर दें और ए के बाद डायरेक्ट डी चला दें। बात समझ आ गई भाई? अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम प्रॉमिस तक नहीं पहुंचे, क्योंकि कहानी खत्म कहां पे करनी हमने? जहां से शुरू की थी। और शुरू कहां से की थी? प्रॉमिस से की थी। कल वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल से उसका प्रॉमिस तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन प्रॉमिस तक पहुंचने का सफर तय किया था और शुरू आज किया है। अभी भी प्रॉमिस शुरू नहीं किया हमने, लेकिन प्रॉमिस समझने के लिए जो बिहाइंड द सीन फिलॉसफी है ना, वो समझ रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो आपको ये समझ नहीं आएगा प्रॉमिस पढ़ क्यों रहे हैं भाई, हमें हवा में मतलब टकरे मार रहे हैं हम। समझ आ गई बात? और अगर ये बात समझ आ गई तो आपको बहुत बड़ी बात समझ आ गई है। बहुत बड़ी बात नहीं समझ आ गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ आ गई हैं आपको। इसी पे डिपेंड करता है एसिंक का वेट, इसी पे डिपेंड करता है अगर फ्यूचर में कहीं आप, हमारा तो कोर्स का स्कोप ही नहीं है, ऑब्जर्वेबल है जो बहुत एडवांस चीज है। तो मतलब ये यूं समझे कि जितनी मुश्किल चीजें, ये मुश्किल तो नहीं, खैर थोड़ी सी ट्रिकी है और आई थिंक मैंने इतनी डेप्थ में समझाई है तो मुश्किल नहीं लेनी चाहिए। ये आप अपना लेवल अप कर रहे हैं, इतनी आपकी डिमांड ज्यादा होगी। सॉरी, आप प्रैक्टिस के साथ, और ये चीजें आपको नजर कहीं नहीं आएंगी अपीयर होते हुए, आपको इनका इफेक्ट नजर आएगा और आप परेशान हो रहे हैं, यार क्यों हो रहा है, मैं पहला फंक्शन चल नहीं रहा, तीसरा चल रहा है, बीच वाला बीच में बैठा हुआ है ऐसे ही। तो बिहाइंड द सीन भाईजान उसने एसिंक्रोनिसिटी अचीव की। अच्छा खैर चले, तो टास्क क्यू भी क्लियर हो गया, इवेंट लूप भी क्लियर हो गया, कॉल स्टैक क्यू भी क्यू, एक बेचारा यतीम बच गया, माइक्रो टास्क क्यू। मैक्रो टास्क क्यू हो गया। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। ये है एक प्रॉमिस। अब सेट टाइम आउट और प्रॉमिस दोनों चीजें। अच्छा अभी भी आपको प्रॉमिस समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रॉमिस की बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी समझ लें, फिर मैं आपको जाके सिंटैक्स में दोबारा से प्रॉमिस लिख के बताऊंगा तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। यूं समझ लें कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये आपको एक प्रॉमिस दे रही है। क्या दे रही है? बिल्कुल वैसे ही फेच आपको क्या दे रहा है? एक प्रॉमिस दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रॉमिस दे रहा है। अब प्रॉमिस की अच्छा नॉर्मली आप मुझसे अगर इस वक्त इस टाइम पे ये डेफिनेशन पूछें कि व्हाई डू वी यूज प्रॉमिस, तो आप कहेंगे जी कि प्रोमिसेस आर यूज्ड टू परफॉर्म द एसिंक्रोनस कोड। ठीक। और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो इसलिए हमने कहा भाईजान तुमने फ्यूचर में होना है ना, तुम जाके साइड पे अपने काम पूरे करो, मैं अपने बाकी काम कर लूं, तुम बाद में वापस आ जाना जब तुम। तो व्हेन यू वांट टू परफॉर्म समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो एपीआई कॉल का रिस्पांस फौरन तो मिल जाएगा, उस पर टाइम लगेगा। उसने कहा जी बाकी यूआई बिल्ड करो, साथ में एपीआई सेपरेट थ्रेड में उसको कॉल करके सारा काम करते जाओ, जब पूरा हो जाए तो वापस ले आओ, मैं वापस शो कर दूंगा। ठीक होगी बात? तो अब जरा दोबारा इस सारे फ्लो को देखिएगा और जरा बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होने वाला है। सबसे पहले लॉग ए को तो कोई मसला नहीं होगा, लॉग ओ तो सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस में सबसे पहले आएगा, चल जाएगा, दैट्स खत्म, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट हो गया, कॉल स्टैक क्यू से बाहर चला गया। दूसरे नंबर पे आई बारी सेट टाइम आउट की, ये कॉल स्टैक में नहीं बल्कि कहां जाएगा? टास्क क्यू में जाएगा। समझ आ गई बात? अब जब ये टास्क क्यू में गया तो ये उधर ही वेट करेगा, अगली लाइन आएगी। प्रॉमिस जब भी आएंगे तो प्रॉमिस भी, जाहिर है प्रॉमिस क्या होता है, वो एसिंक्रोनिसिटी अचीव करने के लिए होता है ना, तो प्रॉमिस वाला कोड भी किधर जाएगा?
क्यू में जाएगा, लेकिन कौन सी क्यू में जाएगा दैट इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि हमेशा 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 promises always go into the micro task queue। इसको रट्टा लगा लें, क्यों ये बताऊंगा बाद। तो log c है, तो log c वाला फंक्शन किधर चला गया, माइक्रो टास्क क्यू में। अभी तक एग्जीक्यूट क्या हुआ, सिर्फ एक ए। अब आए तो अब क्या चलेगा, डी, क्योंकि डी भी क्या है, सिंक्रोनस है। ये तो ना टास्क क्यू में जाएगा ना माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। डी मेक सेंस, डी एग्जीक्यूट हुआ, खत्म, खलास। अब क्या होगा, अब बैटल होगी। इवेंट लूप कहेगा अच्छा कॉल स्टैक खाली है, तो मैं चलता हूं देखता हूं क्यू को। वो क्यू में आएगा तो यहां तो होगा झगड़ा, वो कहेगा भाईजान केड़ा क्यू, माइक्रो या मैक्रो। ये भी याद रखिएगा हमेशा माइक्रो टास्क गेट्स द प्रायोरिटी। इवेंट लूप जब भी क्यू चेक करने जाएगा, प्रायोरिटी किसको देगा, माइक्रो टास्क क्यू की। अगर यस प्रॉमिस को, अगर माइक्रो टास्क में कुछ नहीं है तो फिर कहां जाएगा, मैक्रो टास्क क्यू में। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। दोनों में से कौन सा आया, सी। सी एग्जीक्यूट होके गया, यहां पे गया, उसने कहा बाकी मैक्रो माइक्रो में कुछ नहीं है, कहां जाओ, मैक्रो में जाओ। यहां से लॉग इधर आया, बी एग्जीक्यूट हुआ, बी। अब एग्जीक्यूशन फ्लो चेक करें, ए डी सी बी। अक्सर इंटरव्यू में ऐसे ही फंक्शन लिख के आपके सामने रखे जाते हैं जी, आप एग्जीक्यूशन फ्लो बताएं कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा। अब 2 या 5 मिनट इस डायग्राम पे घर जाके खुद गौर करें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, पहले कौन चलेगा बाद में कौन चलेगा। यानी इंटरव्यू में, सॉरी 1 मिनट के में, इंटरव्यू में आपको सिर्फ ये चीज दी जाएगी, हो सकता है दी जाए, और ये काफी एडवांस इंटरव्यूज में होता है बेसिकली, कि आपको ये चीज वो कहेंगे जी अच्छा कैन यू प्लीज सॉल्व दिस मिस्ट्री, कि विच वन विल गो फर्स्ट। यानी ये वो कहेगा जी कि या 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं जी, कौन किस फ्लो में चलेगा, पहले ए डिस्प्ले होगा, फिर बी डिस्प्ले होगा, फिर सी डिस्प्ले होगा, फिर डी डिस्प्ले होगा। ऑप्शन 2, पहले ए डिस्प्ले होगा, फिर डी डिस्प्ले होगा, फिर सी डिस्प्ले होगा, सॉरी सी डिस्प्ले होगा, और फिर बी। तो अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई, अब तो आपको पता है ये तो है ही सिंक्रोनस, ये तो पहले चलेगा ही चलेगा। दूसरे नंबर पे ये आ गया तो ये कहां मूव कर जाएगा, क्योंकि सेट टाइम आउट है। अच्छा इसके अंदर सेट टाइम आउट, ये कॉल यहाँ पे हो रहा है ना, सॉरी ये सेट टाइम आउट, तो इसका मतलब बी तो सेकंड नंबर पे मूव नहीं होगा, बिकॉज ये बाहर है कॉल स्टैक क्यू से। ये भी मूव नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉमिस है, तो ये भी कॉल स्टैक क्यू से बाहर है। ये कॉल स्टैक क्यू के अंदर ये चलेगा, तो पहले क्या चलेगा, ए, फिर क्या चलेगा, डी, ए, और फिर चलेगा सी। सी क्यों, क्योंकि सी प्रॉमिस है, वो माइक्रो टास्क क्यू में। फिर चलेगा क्या, बी। बी नॉर्मल वो है, एसिंक्रोनस है, वो चलेगा सेट टाइम आउट में, वो चलेगा आपका मैक्रो टास्क क्यू में। तो ए डी सी बी, दैट्स द करेक्ट एग्जीक्यूशन फ्लो। तो आप अगर इस मिस्ट्री को फॉलो करें तो अगला फौरन समझ जाएगा जी बच्चा एडवांस है, इसको अंदर की सारी कहानी पता है। चलें जी, बैक टू द प्रॉमिस। जी जी बोले। जब तक माइक्रो टास्क क्यू में जितने भी यस सारे खत्म होने से पहले मैक्रो में मूव नहीं करेगा। माइक्रो में अगर 10 टास्क है ना और मैक्रो में 1 है, पहले सारे माइक्रो करेगा, प्रॉमिस को प्रायोरिटी, बस प्रॉमिस ही है। एक और टर्म है ऑब्जर्वेबल, लेकिन वो स्कोप से आउट है, वो एक और चीज है। तो यहां तक समझ आ गई थी सबको बात। अगर इफ इट इज डन तो मेरा कल का और आज का लेक्चर जो कहानी है ना, थ्योरी, ये प्लीज ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब वापस आते हैं हम बेसिकली प्रॉमिस पे। मैंने आपको अभी फंक्शन लिख के बताया, फंक्शन ऐड। कोई भी फंक्शन क्या क्या रिटर्न कर सकता है, अरे रिटर्न कर सकता है, कोई भी फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, कोई भी फंक्शन नंबर रिटर्न कर सकता है, कोई भी फंक्शन कोई एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकता है, एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली इवैल्यूएट करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। यही डेटा टाइप्स पढ़ी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ी। आज सुन लीजिएगा कि कोई भी फंक्शन प्रॉमिस भी रिटर्न कर सकता है।
क्या रिटर्न कर सकते हैं? प्रॉमिस रिटर्न कर सकते हैं। न्यू, NEW, न्यू। अच्छा, ये न्यू डेटा टाइप। नहीं, न्यू डेटा टाइप नहीं है। न्यू का क्या काम है? कोई काम नहीं, छोड़ दें इसको। क्योंकि न्यू समझाने के लिए मुझे पूरी कहानी फिर रिपीट करनी पड़ेगी। क्लास और कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इंस्टेंस क्रिएट करना। जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है वो शायद समझ जाएंगे, जिनको नहीं आती, हम में से मेजोरिटी आप लोग हैं जिनको नहीं समझ आती, इसलिए मैं अभी न्यू का वर्ड समझाने से कासिर हूँ। तो उसके बगैर प्रॉमिस समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन मुझे समझाना पड़ेगा। मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में ना जाऊँ ना। कल और आज दो दिन मेरे थ्योरी में गुजर गए। हालांकि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन जरूर समझाऊंगा, तब आपको न्यू का कीवर्ड समझाएगा। अच्छा, प्रॉमिस के ना दो कोड्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक होता है प्रॉमिस का कंज्यूमिंग कोड, प्रोड्यूसिंग कोड, और एक होता है प्रॉमिस का कंज्यूमिंग कोड। ये नाम ट्रिकी है। मतलब ये कि प्रोड्यूसिंग कोड का मतलब ये कि आप खुद प्रॉमिस लिखें। क्या करें आप? खुद प्रॉमिस लिखें, प्रोड्यूस करें। और कंज्यूमिंग का मतलब यह है कि आप खुद प्रॉमिस ना लिखें, आपको किसी ने प्रॉमिस दे दिया है, आप उस प्रॉमिस को कंज्यूम करें। हम ज्यादातर ये काम कर रहे होंगे, प्रॉमिस को कंज्यूम कर रहे होंगे, प्रॉमिस लिख नहीं रहे होंगे, प्रॉमिस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। हाँ, करेंगे एडवांस में जाके, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम नया कीवर्ड नहीं समझते, जब तक हम प्रॉमिस को प्रोड्यूस करना नहीं सीखते, तो हम प्रॉमिस को कंज्यूम करना सीख लेते हैं। ये समझ जाएंगे आप इजीली। ठीक। तो प्रॉमिस कंज्यूमिंग का मतलब ये होता है कि प्रॉमिस हैज बीन गिवन टू यू बाय समबडी, यू हैव टू कंज्यूम इट नाउ। तो कौन देता है मुझे प्रॉमिस? ये प्रॉमिस नहीं दिया मुझे इसने। इसका मतलब है फेच गिव्स यू द प्रॉमिस एंड यू हैव टू कंज्यूम दैट प्रॉमिस। दैट्स द ओनली पार्ट। तो मैं प्रोड्यूसिंग पार्ट कराऊंगा, लेकिन पहले कंज्यूमिंग पार्ट इसको सुन ले, ये बहुत सिंपल है। अब मैंने कहा जी ठीक है जी, मुझे प्रॉमिस मिल गया, हाउ टू। अच्छा, पहले तो ये बात सुने कि मैं ये फेच की रिक्वेस्ट ब्राउजर के कंसोल पे कर रहा हूं। आई डोंट हैव टू डू इट राइट इन हियर। ये कर भी सकता हूं अगर आप समझ जाए तो। नहीं समझे तो मैं इसे कोड में मूव कर दूंगा। वैसे अल्टीमेटली मुझे कोड में मूव करना ही करना है। तो मुझे पता है कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मुझे प्रॉमिस नहीं चाहिए भाई, मुझे प्रॉमिस को कंज्यूम करके इसके अंदर जो डेटा आ रहा है, मुझे तो डेटा से गर्ज है ना। तो याद रखिएगा कि प्रॉमिस इज समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया ना कल क्लास होगी, तो आप मुझे शाम को 5 बजे मैसेज करके पूछें सर क्लास क्यों नहीं हुई। लॉजिक बनती है, मैं क्या कहूंगा, यार क्लास विल हैपन whenever the promise will, या whenever the fulfillment of, या time of the fulfillment arrives, कि जब टाइम आएगा देन मैं क्लास लूंगा। तो इसका मतलब है कि मैंने ये फेच की कॉल भेजी, अभी तक मुझे रिजल्ट मिला नहीं, कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो मैं इसके साथ एक फंक्शन होता है देन। हमेशा प्रॉमिस के अंदर से रिजल्ट लेने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डॉट देन। डॉट देन का मतलब क्या है? जब फेच आपको प्रॉमिस दे तब ये काम करो। देन का मतलब तब होता है ना, और तब क्या करो? अब जरा गौर से सुनिएगा अगली बात भी। मैं देन का फंक्शन, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, और ये हमेशा देन का फंक्शन किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? उस फंक्शन के साथ जो प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, उसके अलावा नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये देन का फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और आपको पता है कॉल बैक फंक्शन की शक्ल ऐसी होती है, एरो फंक्शन। जो भी ये प्रॉमिस लेके आता है, रिटर्न करता है, वो आपको इस कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देता है। मैंने इसे डेटा कह दिया। अब मैं इसे डिस्प्ले करके देखता हूं कि यार ये क्या दे रहा है, वापस क्या लेके आ रहा है। मैंने कहा जी कंसोल डॉट लॉग डेटा, और अब मैं इसे अच्छा, अब भी इसने मुझे क्या दिया है?
फिर प्रॉमिस दिए, लेकिन इस दफा प्रॉमिस में कोई साथ रिस्पॉन्स भी निकाल के थोड़ा सा वो शक्ल उसकी दिखाई है उसने, लेकिन है फिर भी क्या, यार ये प्रॉमिस से जान नहीं छूटेगी, तो फिर क्या करूं मैं, इस प्रॉमिस से भी मुझे रिजल्ट निकालना है, फिर क्या करूंगा, फिर देन करूंगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है कि मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूं और डॉट देन, तो देन क्या लेगा, हमेशा कॉल बैक फंक्शन लेगा। मैंने कहा जी ये कॉल बैक एरो फंक्शन लिया, और इसमें आप कह दें, इसको कह दें रिस्पॉन्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, मैं जस्ट कुछ कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा, रिस्पॉन्स, और इसको कह दें डेटा, मल्टी लाइन कर दें ताकि ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो, और इसको अब लॉग कर दें। अच्छा, अब ये तो कंसोल लॉग है, लॉग तो नहीं करना ना, नॉर्मली 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 जब भी आप फेच से डेटा लाते हैं ना, तो आपको उस डेटा को पार्स करने की जरूरत पड़ती है, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा बाद में दोबारा भी मैं डिटेल से बोलूंगा। तो मैंने कहा जी डॉट देन से जो भी रिस्पॉन्स आया, रेस्ट डॉट जेसन बिल्ट इन फंक्शन है, इसको क्या कर दो, जेसन में पार्स कर दो। तो पहले मैं जरा ये पार्स कर, ये हमेशा आप फेच में ये हमेशा करेंगे, ठीक है। एक ब्रैकेट शायद मैंने एक्स्ट्रा लगा दी, यस। तो अब इसने क्या दिया, प्रॉमिस। अब आपने क्या करना है, आपने कहा जी अच्छा, मैंने फेच किया, फेच ने देन दिया, देन ने अंदर मुझे क्या दिया, एक रिस्पॉन्स। तो अब इसके साथ ये भी क्या दे रहा है, मैं प्रॉमिस ही दे रहा है, फिर इसके साथ क्या लगा दें, डॉट देन, और ये देन क्या लेगा, अगेन कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन में अगेन क्या देगा, डेटा, और इस डेटा को दोबारा क्या कर दें, कंसोल डॉट लॉग और डेटा कर दें। ये जो काम है ना, इसने जो प्रॉमिस दिया, उस प्रॉमिस में से, वो प्रॉमिस में से डेटा कैसे निकलेगा, देन के जरिए, और वो जो डेटा देगा रेस्ट, उसको हम यहीं पे पार्स कर रहे हैं जेसन में। तो यहाँ पे ये चीज जेसन में पार्स करके देगा, जेसन में पार्स हो चुका होगा, लेकिन किस शक्ल में देगा हमें, प्रॉमिस की शक्ल में देगा। क्यों प्रॉमिस की शक्ल में क्यों देगा, बिकॉज दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस, दिस मे टेक टाइम, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस अ प्रॉमिस। अगर टेक लेता है तो मेन थ्रेड को ब्लॉक, ये सारा काम करते हुए मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करे। इसने भी हमें क्या दिया, जेसन में कन्वर्ट करके भी प्रॉमिस दिया, हमने कहा जी फिर ठीक है, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रॉमिस हमने देन लिया, तो डेटा अब ये यहां तक पहुंचते हुए पार्स हो चुका है बीच में से। लेट्स सी ना, अभी दिखने में आ जाएगा सब कुछ। इट हैज गिवन अस दिस पर्टिकुलर डेटा। समझ आ गई बात। अब अगर मैं यही सारी चीज उठा लूं और ये यहां ना लिखूं, बल्कि कहीं भी जो भी कंपोनेंट हमारा ट्रिगर होता है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये काम कब हो, जब हमारा सपोज करें कि मेन ऐप रन हो और उसके अंदर होम कंपोनेंट या होम पेज आए। ठीक, तो मैं चाहता हूं इस होम पेज के अंदर ये काम हो जाए। तो जब भी ये फैच लंबा हो जाए ना, तो आप कोशिश करें कि ये इसे मल्टी लाइन में लिख लें, इट इज अलाउड। मेक अ फैच रिक्वेस्ट, extract the result from the promise using this, receive the result in the callback function, whatever result is received pass it to JSON, JSON पार्सिंग के बाद भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, then extract the result from that promise, give it to the then callback and then log it to the screen। अब जरा मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यही होम का कंपोनेंट रेंडर होगा ना, होम का कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, तो कंसोल में क्या आना चाहिए, आई शुड हैव दैट थिंक इन माइंड। जो ही मैंने होम का कंपोनेंट रेंडर किया, आई डू हैव अरे ऑफ 20। समझ आई बात। अब मुझे बताएं कि क्या ये एपीआई कॉल मुझे एज इट इज फंक्शन के अंदर लिखना अलाउ है। अच्छा, यस, ही इज राइट, जी सर, ये साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट है। तो
ये साइड इफेक्ट है. दिस रिक्वेस्ट इज गोइंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ आवर एप्लीकेशन. दिस इज द नेटवर्क रिक्वेस्ट. और मैंने कहा था कि सबसे जो बड़ा साइड इफेक्ट है ना वो नेटवर्क कॉल है, और आप इसको समझ नहीं रहे साइड इफेक्ट, और कह रहे हैं लिख सकते हैं. भाई क्यों लिख सकते हैं, खुदा दे बंदे. अभी तो ये चल रहा है ना, ब्रेक कर रहे हो फिर क्या होगा, 40,000 दे. Anyways, so you will not do this. Rather, you will use effects. अब मुझे रिजल्ट कंसोल पे तो नहीं दिखाना भाई, मुझे रिजल्ट कहां दिखाना है, कहीं यूआई पे दिखाना है. दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. आज के लेक्चर में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये पूरे बैकएंड में और पूरे फ्रंट एंड में, मैं कहता हूं अगर जिस बंदे को प्रॉमिस समझ नहीं आया वो किसी रिएक्ट के इंटरव्यू, किसी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में अपीयर होने का हक ही नहीं है. उस बंदे को बेइज्जत होगा बहुत बुरी तरह से. कि आखिर में इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने का मतलब यह है कि इसके बगैर चारा. भाई एसिंक्रोनस है हर जगह पे, तो जिस बंदे को एसिंक्रोनस बिहेवियर समझ नहीं आया ना, उसको जावास्क्रिप्ट के किसी इंटरव्यू में बैठने का हक नहीं है, अप्लाई करने का हक नहीं है.